हेलो बच्चों। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना क्रैश कोर्स का पहला चैप्टर प्रोबेबिलिटी। आपको पता ही है प्रोबेबिलिटी थोड़े पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो आज हम उसका पहला पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन। आर डी शर्मा में चैप्टर नंबर 17 है। आप इसको वहां भी चेकआउट कर सकते हैं और क्वेश्चंस उसके आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में बता ही दिया था कि पहला चैप्टर प्रोबेबिलिटी आ रहा होगा और उसके बाद बाकी फाइनेंशियल और सब कुछ मैं बता चुका हूँ। तो उसमें और डिटेल में नहीं जाते हुए हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं और उसका पहला पार्ट है रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले कुछ सालों में आ चुके हैं। ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। क्या क्या है रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन में? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सीखना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सीखना है, मीन और एक्सपेक्टेशन सीखना है, क्या होता है मीन, कैसे निकालते हैं, वेरिएंस निकालना सीखना है और स्टैंडर्ड डिविएशन सीखना है। तो वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन, ये सब तो आपको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स से आइडिया होगा ही कि क्या होता है क्या नहीं। फिर भी मैं आपको एक बार प्रोबेबिलिटी में उसका यूज कैसे होता है बहुत अच्छे से समझा दूंगा। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम डिनोट करते हैं तो किससे डिनोट करते हैं? इसको लिखते हैं अपन P ऑफ X। इसको किससे डिनोट करते हैं हम? P ऑफ X। क्या है ये X? ये सब मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा, ये सिर्फ उनके डिनोशंस बता रहा हूं। मीन या फिर एक्सपेक्टेशन को हम डिनोट करते हैं E ऑफ X। ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं E ऑफ X से। उसके बाद क्या आ जाता है आपका? वेरिएंस। और उसके बाद क्या आ जाता है आपका? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस को डिनोट करते हैं वेरिएंस ऑफ X, ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है। तो ये हो गया आपका वेरिएंस ऑफ एक्स। और स्टैंडर्ड डिविएशन आप उधर सिग्मा से डिनोट कर लेते हैं। और आपको पता ही है स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो उसका अलग से कोई ऐसा खास फॉर्मूला होता नहीं, वही वेरिएंस वाले फॉर्मूले में आप अंडर रूट कर दो तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाता है। ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। अपन सीखते हैं कि ये एक्स होता क्या है, समझते हैं थोड़ा सा कि ये है क्या। क्या है ये रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन? क्या है ये डिस्क्रीट वेरिएबल? तो आओ अपन देखते हैं एक बार इसको। तो x क्या है? x इज जस्ट अ फंक्शन। x को कैसे ट्रीट करेंगे? अ फंक्शन जिसका डोमेन कौन है? सैंपल स्पेस। किसी भी इवेंट का जो सैंपल स्पेस है वो क्या हो जाएगा? इसका डोमेन हो जाएगा। और इसका रेंज क्या होगा? रियल नंबर। इसका रेंज क्या होगा? रियल नंबर। तो इस x जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन है? जिसमें डोमेन क्या है? आपका सैंपल स्पेस। किसी भी एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस डोमेन में आ जाएगा x के। और उससे हमको मिलेगा क्या? कोई रियल वैल्यूज, कोई रियल नंबर्स। तो क्या ये नेगेटिव हो सकते हैं? बिल्कुल ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन इसको आगे समझते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें, एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं अपन। टॉसिंग टू कॉइन्स। टॉसिंग टू कॉइन्स। अब ये टॉसिंग टू कॉइन्स, क्या है ये एग्जाम्पल? टॉसिंग टू कॉइन्स, भाई हम दो सिक्कों को उछाल रहे हैं। टॉसिंग टू कॉइन्स बहुत सिंपल सी भाषा में बताऊं तो दो सिक्के उछाल रहे हैं। आपको भी पता है अगर कोई कॉइन है तो उसमें क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल्स आ सकता है। ठीक है। तो अपन देखते हैं इधर पे क्या होता है। हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल स्पेस बनाते हैं इसका। क्या क्या आ जाएगा इसके सैंपल स्पेस में? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये चार हो जाएंगे इसके इवेंट्स, जो ये चार आउटकम्स इसके आ सकते हैं। तो ठीक है। अब x क्या डिनोट करता है? अब x हमको ये फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है। तो मेरे को यहां पे डिफाइन करना पड़ेगा कि x डिनोट क्या कर रहा है। तो x डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स। माइनस नंबर ऑफ टेल्स, ये मैंने खुद से बनाया, या अब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आप उस हिसाब से खुद देखोगे कि x को क्या बोलेंगे, x किसको बोलेंगे। तो अभी मैं आपको दे दे रहा हूं पहले से कि x इज नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स। तो बताओ मुझे x की क्या क्या वैल्यूज यहां पे आ सकती हैं। आप बोलोगे भैया इस इवेंट में, तो हम देख लेते हैं x ऑफ एच एच। इस इवेंट में क्या क्या हो सकता है, यहां लिख देता हूं x ऑफ एच एच। ये क्या क्या हो सकता है? तो x ऑफ एच एच मतलब क्या हो गया? इसमें कितने हेड्स हैं? दो हेड्स हैं। कितने टेल्स हैं? जीरो टेल्स है। तो नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स,
2 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 2। तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2। ठीक है, वैसे ही अब x ऑफ एच टी, इसमें मुझे वैल्यू बताओ। x ऑफ एच टी क्या हो जाएगा, कितने हेड है एक, कितने टेल है एक, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटा 0। वैसे ही x ऑफ टी एच वो भी क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, क्योंकि एक टेल एक हेड, 1 माइनस 1 0। x ऑफ टी टी ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं इसमें 0, माइनस नंबर ऑफ टेल्स कितने हैं इसमें 2। तो बेटा इधर पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, इधर पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। जानबूझ के लिए ये एग्जांपल, ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि x की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब मुझे इसके लिए क्या करना है, मैं इसी क्वेश्चन में इसका क्या बना दूंगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बना दूंगा, इसी में आपको मीन निकालना भी सिखा दूंगा, इसी में आपको वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन एक बार सब ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन सीखते हैं इधर पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाया जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, x की कौन सी वैल्यूज आ गई, x की कौन सी वैल्यूज आ गई -2 0 और 2। ठीक है, अब 0 0 दो बार मत लिखना, इतना तो समझते हो तुम लोग। ठीक है, तो अब इसके आगे बढ़ते हैं अपन, इसमें और क्या है अपने पास, हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना सीखना है। अब कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यूज के लिए, तो हम इस टाइप से कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। जैसे मैं अभी आपको बोलता हूं p ऑफ x इज इक्वल टू -2, तो मुझे बताओ x इक्वल टू -2 के लिए क्या होगी प्रोबेबिलिटी। तुम बोलोगे भैया यहाँ पे कितने इवेंट्स हैं, मैं बोल दूंगा 1 2 3 4 इवेंट्स है। टोटल कितने इवेंट्स हैं यहाँ पे 4 इवेंट्स हैं। तो भैया x इक्वल टू -2 वाले कितने इवेंट्स हैं, तुम बोलोगे भैया यहाँ पे x इक्वल टू -2 का तो एक ही इवेंट है जहां पे टेल और टेल आ रहा है। तो बेटा कितने इवेंट हुए 1, टोटल कितने इवेंट है 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/4। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, क्या बोलोगे भैया कितने ऐसे इवेंट है जिसपे 0 आ रहा है, एक ये इवेंट है और एक ये इवेंट है, दो ऐसे इवेंट है जिसमें x की वैल्यू क्या आ रही है 0। तो बेटा इधर पे क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 2/4। और ऐसे ही एक बार जो आपका बचा है कौन, p ऑफ x इक्वल टू 2, p ऑफ x इक्वल टू 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, इसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत सिंपल, p ऑफ x इक्वल टू 2, कितने ऐसे इवेंट है जिसमें x इक्वल टू 2 आ रहा है, सिर्फ h एक ऐसा इवेंट है जहां पे x इक्वल टू 2 आ रहा है। तो बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4। तो इस टाइप से आप सारी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। और जब इस प्रोबेबिलिटी को आप उठा के एक टेबल में लिखते हैं, जब इस प्रोबेबिलिटी को आप उठा के इस टेबल में लिखते हैं, तो उसको मैं बोलता हूं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। -2 0 और 2, प्रोबेबिलिटी बताइए इसकी 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/4, और इसके आगे फिर से प्रोबेबिलिटी 1/4। अब आपको बहुत अच्छे से एक चीज ध्यान रखनी है कि सारे प्रोबेबिलिटी का सम जो आता है वो क्या आता है 1। तो आप ध्यान से देखो 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, ये 4/4 एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो हमेशा क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो वो प्रोबेबिलिटी वाला जो इवेंट आप सॉल्व कर रहे हो वो आपने सॉल्व सही नहीं किया। ठीक है क्या, तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं मीन क्या होता है। बेटा मीन क्या होता है, अब मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि ये मीन का फॉर्मूला आया कहां से, बहुत डिटेल में अपने कोर्सेज में मैंने डिस्कस किया हुआ है। आप अगर आपको डाउट है आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो, या फिर हमारे ऐप में आप रेफर कर सकते हो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। लेकिन क्योंकि अभी हमको थोड़ा सा जल्दी करना है तो मैं क्या करूंगा, आपको यहाँ पे बस तुरंत आपके सामने फॉर्मूला लिख दूंगा। क्या होता है मीन का फॉर्मूला, xi इंटू पी का समेशन। ठीक है, xi pi का समेशन। अब ये क्या होता है xi और pi, कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, इसको हम और क्या लिखते हैं xi लिख देते हैं, इसको और क्या लिख देते हैं बेटा pi लिख देते हैं। तो इसके लिए एक और कॉलम बन जाता है जिसको हम बोलते हैं xi pi। क्या कर दोगे, बस प्रोडक्ट कर दोगे इनका, क्या कर देंगे अपन प्रोडक्ट किसका, -2 इंटू 1/4, -2 इंटू 1/4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया -1/2। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 इंटू 2/4, तो ये कितना हो जाएगा 0। फिर इसके आगे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/4, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 1/2। और हमने क्या बोला मीन क्या होता है, मीन होता है
कैसे लिखते हैं इसको, ई ऑफ एक्स लिखते हैं, और उसकी वैल्यू कैसे आती है, समेशन ऑफ एक्स आई पी आई। तो समेशन ऑफ एक्स आई पी आई ऐड कर दो सारों को, -1/2 प्लस 0 प्लस 1/2, ये कितना आ गया, 0। मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर मीन की वैल्यू क्या है हमारी, 0। इसकी वैल्यू क्या आई हमारी, 0। तो इस तरीके से आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा, आपको इसी तरीके से मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है क्या। तो इसी क्वेश्चन में हम वेरिएंस भी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, अब वेरिएंस निकालना है हमको, तो क्या चाहिए पड़ेगा, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ई ऑफ एक्स तो आ चुका है हमारे पास, तो उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। क्या निकालना है बेटा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर आप लोगों ने कभी फंक्शन पढ़ा हो, एक्स की जगह पे इधर पे क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर डालना है, मतलब कॉलम में क्या चाहिए पड़ेगा, एक्स आई का बेटा स्क्वायर। तो एक्स आई का स्क्वायर कर देते हैं, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 404। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एक्स आई का स्क्वायर तो आ गया, लेकिन ई ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब होता है समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई माइनस ये क्या है, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई का होल स्क्वायर। तो हमारे पास एक्स आई पी आई का समेशन तो आ चुका है 0, उसका होल स्क्वायर क्या होगा 0, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर स्क्वायर और पी आई निकालना पड़ेगा, एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई। ये कैलकुलेट करते हैं, एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई, बेटा ये क्या हो जाएगा 4 इंटू पी आई, पी आई कितना है तुम्हारा 1/4, 4 इंटू 1/4 दैट इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास, यहाँ क्या हो जाएगा 0 इंटू 2/4 दैट इज इक्वल टू 0। फिर इसके आगे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई, इसका पी आई कितना है 1/4, ये कितना हो जाएगा 1। तो इनका समेशन कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई दैट इज इक्वल टू 1 + 1 एंड दैट इज इक्वल टू 2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो वेरिएंस निकालने चलते हैं, वेरिएंस निकालने चलेंगे तो बेटा उधर पे क्या हो जाएगा, इधर पे समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर पी आई तुमने निकाला, क्या आया 2, समेशन ऑफ एक्स आई पी आई वो क्या था 0, तो उसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 0, मतलब वेरिएंस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, वेरिएंस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, हमारा वेरिएंस क्या हो जाएगा इधर पे 2। तो अगर वेरिएंस 2 हो गया तो उसको लिखेंगे कैसे, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 2। भैया स्टैंडर्ड डिविएशन भी बता दो ना, यही बिल्कुल बता देता हूं बेटा, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या लिख देंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x। तो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x मतलब अंडर रूट ऑफ 2। तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आ गया √2। पूरा का पूरा क्वेश्चन यही कर दिया, क्या क्या कर दिया, सब कुछ कर दिया, क्या क्या कर दिया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी सीख लिया, मीन निकालना भी सीख लिया, और वेरिएंस निकालना भी सीख लिया, एक ही क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ सीख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही और क्वेश्चन अपन सॉल्व करके देखते हैं कि इसमें कैसे करना है। ठीक है क्या, बिल्कुल अच्छे से समझ आया मैंने क्यों लिया है बेटा ये क्वेश्चन तुमको, ताकि दिखा पाऊं कि x की वैल्यू नेगेटिव में भी आ सकती है। मैंने इसी क्वेश्चन में आपको दिखा दिया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना। अगर बेटा पीडी पूछा है, अगर उसने किसी क्वेश्चन में मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है तो सिर्फ इतना बना के छोड़ दोगे। अगर उसने मीन पूछा है तो मीन के लिए क्या करोगे, ये 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे, उसका सम निकालोगे, मीन बता दोगे। लेकिन अगर उसने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन पूछ लिया तो ये पूरी टेबल ऐसे आपको बनानी पड़ेगी, और इस टाइप से आपको सारे फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आया क्या, बिल्कुल अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, लेट x denotes the number of colleges where you will apply after your results। हाँ, तुम लोग के तो रिजल्ट भी आने वाले थे 3-4 महीने बाद, देखते कहाँ अप्लाई करते हो। एंड p of x equal to x denotes your probability of getting admission is in x number of colleges। तो ये आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, कॉलेज वॉलेज में तो अप्लाई करोगे, CUET भी दोगे ही, देना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, चलो उस पे तो नहीं जाता हूं, अभी आगे बढ़ता हूं। इसमें प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू x, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बोल रहा है k इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, भाई साहब को k फाइंड करना है। k कैसे फाइंड करेंगे, मैंने सीखा था प्रोबेबिलिटी का सम इज इक्वल टू 1। तो आओ अप्लाई करते हैं, k निकालते हैं। और क्या बोला है इधर पे, बोला है ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट एडमिशन इन एग्जैक्टली 1 कॉलेज, एट मोस्ट 2 कॉलेजेस एंड एट लीस्ट 2 कॉलेजेस। बहुत सही फंडे, एट मोस्ट एट लीस्ट, ये नहीं समझा तुम्हारा काम खत्म भाई साहब, तो समझ लेना बहुत अच्छे से। ठीक है क्या, तो पहले मैं लिखता हूं बेटा, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखो इसको,
तो ये बोल रहा है के एक्स। क्या बोल रहा है ये? के एक्स। किसके लिए के एक्स बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 0। तो बेटा उसकी वैल्यू क्या थी? ये यहाँ पे x 0 लिया है, तो उसकी वैल्यू क्या है? के एक्स। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या लिया है? x इक्वल टू 0 लिया है, तो p ऑफ x इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा? 0। वैसे ही p ऑफ x इक्वल टू 1 वो कितना हो जाएगा? k इंटू 1, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? k। p ऑफ x इक्वल टू 2 कितना हो जाएगा? अब बेटा x इक्वल टू 2 के लिए नीचे आ जाओ यहाँ पे। बेटा इसने क्या बोला? x इक्वल टू 2 पे क्या है? 2kx। 2kx, x की जगह पे 2, तो ये क्या हो जाएगा? 4k। भाई साहब अब तो समझ गए होगे तुम लोग, खेल तो समझ गए हो। क्या खत्म हुआ है अभी? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे है p ऑफ x इक्वल टू 3। वो क्या है? वो है भाई साहब हमारे पास k इंटू 5 माइनस एक्स। भाई साहब x की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई क्या? तो वो क्या हो जाएगा? k इंटू 5 माइनस 3 मतलब 2k हो गया। p ऑफ x इक्वल टू 3 क्या हो गया? 2k हो गया। वैसे ही p ऑफ x इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा? p of x इक्वल टू 4 भी क्या दिया हुआ है? k इंटू 5 माइनस एक्स, तो दैट विल बी इक्वल टू k इंटू 5 माइनस 4। तो ये किसके बराबर है? k के बराबर। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज हमने निकाल दी। ये क्या बोल रहा है? x ग्रेटर देन 4 पे प्रोबेबिलिटी 0 है, तो उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसको देखना पड़ेगा हमको? सिर्फ और सिर्फ किसको देखना पड़ेगा? x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4। सारे को हमने क्या कर दिया है? अब यहाँ पे निकाल दिया। क्या है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 0? 0। क्या है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 1? k। क्या है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 2? 4k एंड फॉलोड बाय x इक्वल टू 3 पे 2k, x इक्वल टू 4 पे क्या दिया हुआ है तुमको? k। अब आप जानते हो कि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है? 1। तो भैया क्या करें? k निकाले बेटा। कैसे निकालेंगे? p ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 4। बहुत बढ़िया। तो भैया इनका सम क्या हो जाता है? सारी प्रोबेबिलिटीज का सम मिला के हो जाता है 1। आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं। डालते हैं यहाँ पे सारी वैल्यूज 0। यहाँ पे मैं आपको वैल्यूज डालता हूं एक बार, इधर थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब आपके पास इसकी वैल्यू आई 0, x इक्वल टू 1 की वैल्यू k, x इक्वल टू 2 की वैल्यू क्या है? 4k, x इक्वल टू 3 की वैल्यू 2k, x इक्वल टू 4 की वैल्यू k। इन सबको आपने ऐड किया और ये क्या है? इक्वल टू 1। तो k प्लस 4k प्लस 2k प्लस k कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे 8k। 4 प्लस 2 6, 6 एंड 7 एंड 8। तो बेटा 8k इज इक्वल टू 1। k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/8। ऐसे हमने फाइंड कर ली क्या? k की वैल्यू। हमने क्या फाइंड कर लिया यहाँ पे? k की वैल्यू। k की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास? 1/8। क्लियर है क्या? तो अभी ये खत्म नहीं हुआ है भाई साहब, अभी तो k आया है, अभी तो आगे बढ़ना पड़ेगा। अब इस हिसाब से अगर आप देखो तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 वाज k एंड k इज इक्वल टू 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 वो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1/8। तो ये कितना हो जाएगा? यहां से आप ध्यान से देखो, 4 इंटू 1/8 इज 1/2। ठीक है। वैसे ही आप इधर पे देखोगे, यहाँ पे क्या है आपके पास? 2 इंटू के, तो 2 इंटू 1/8, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4। और यहाँ पे भी आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/8। तो ये हो गई आपकी सारी प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू। के फाइंड करते ही हमको क्या मिल जाएगा? प्रोबेबिलिटीज की सारी वैल्यू मिल जाएंगी। अब आगे क्या करूं? क्यों निकाल रहा था? अरे इसने बोला है, ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट एडमिशन इन एग्जैक्टली वन कॉलेज। अब एग्जैक्टली वन कॉलेज का मतलब क्या होता है भाई साहब? एग्जैक्टली वन कॉलेज का मतलब होता है बच्चों, p ऑफ x इक्वल टू 1 की वैल्यू पूछ रहा है वो तुमसे। क्यों? क्योंकि हमने बोला था ना x क्या रिप्रेजेंट करता है? x रिप्रेजेंट करता है कि आपको कितने कॉलेजेस अलॉट हुए हैं। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 हो गया। अब x इक्वल टू 1 में क्या दिया हुआ है? x इक्वल टू 1 की वैल्यू क्या है? 1/8। So what is the probability of getting exactly one college, getting admission in exactly one college? That is p of x equal to 1. And we know that p of x equal to 1 is k, and k is equal to 1/8. So what will be the answer for first question? That will be equal to 1/8. Second part. फटाक से चलते हैं। At most 2 colleges. At most 2 colleges का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 कॉलेज। ज्यादा से ज्यादा 2 कॉलेज, तो वो कैसे निकालेंगे यार? पता तो हो गई, एट मोस्ट, एटलीस्ट,
कैसे निकालते हैं इसको? इसको लिख देंगे हम ज्यादा से ज्यादा, मतलब उससे ज्यादा नहीं, या तो उतने या तो उस उधर तक बस। तो ये क्या हो जाएगा? पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, ज्यादा से ज्यादा 2 कॉलेजेस, एट मोस्ट 2 कॉलेजेस। तो बेटा इसको क्या लिख दोगे? पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा बताओ? लेस देन 2 कौन सी वैल्यूज थी एक्स की बताओ? पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2। सारी प्रोबेबिलिटी उठाओ, ऐड कर दो। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, अभी अभी हमने देखा पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 वॉज 0। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, अरे अब भी सॉल्व किया, देखो क्या है 1/8, तो इधर क्या हो जाएगा 1/8। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 की वैल्यू क्या आई है? अभी अभी हमने सॉल्व किया 1/2। बस इसको ऐड करोगे तुम्हारा इसका भी आंसर आ जाएगा। एलसीएम ले लोगे, ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। नहीं करना तुमको, मैं कर देता हूं ये भी तुम्हारे लिए, सब तो कर ही रहा हूं। ये क्या हो जाएगा 1 + 4, तो ये कितना आ जाएगा 5/8। कितना आ जाएगा ये? 5/8 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं और क्या देखते हैं कि हमको थर्ड वाला कैसे करना है। अब थर्ड वाला कैसे करते हैं? कहाँ गया तुम्हारा थर्ड वाला? ये एटलीस्ट 2 कॉलेजेस। अब एटलीस्ट 2 कॉलेजेस यही कर देता हूं यार। एटलीस्ट 2 कॉलेजेस का मतलब क्या हो जाता है? कम से कम 2 कॉलेज। हाँ भाई साहब, कम से कम 2 कॉलेज तो चाहिए, बैकअप का जमाना है, सब लेके चलते हैं, फिर ये तो कॉलेज है। लो, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या लोगे बेटा इसमें? पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहां पे क्या कर दोगे? वैल्यूज कौन कौन सी हो जाएंगी? इसको लिख दोगे पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 हो गया, प्लस पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? इक्वल टू 3 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4। और इन सारी वैल्यूज को तुम क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। बेटा x इक्वल टू 2 पे प्रोबेबिलिटी क्या आई तुम्हारी? 1/2। इसको सॉल्व किया तुमने 1/2 प्लस x इक्वल टू 3 पे प्रोबेबिलिटी 1/4 और x इक्वल टू 4 पे प्रोबेबिलिटी 1/8। उठाओगे इसको ऐड कर लोगे, 8 एलसीएम आएगा 4 + 2 + 1। ठीक है क्या? 4 + 2 + 1 करोगे कितना आ जाएगा? 7/8। So, what is the probability of getting admission in at least 2 colleges? That is equal to 7/8। ठीक है क्या? तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? आगे बढ़ जाएं क्या अपन? आगे और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से आपका क्या क्या हो जाता है? एग्जैक्टली 1 कॉलेज का मतलब समझ में आया, x इक्वल टू 1। एट मोस्ट 2 कॉलेजेस का मतलब p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 एंड एटलीस्ट 2 कॉलेजेस का मतलब p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यार क्या दिक्कत है इसमें? ग्रेटर देन इक्वल टू 2, हाँ एट मोस्ट में भी 2 कॉलेजेस, तो p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं, और अच्छे अच्छे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, अगर इस इधर पे बताओ तो उसने पूछ लिया होता, बताओ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बेटा सेम ऐसे टेबल बना देते आप जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में बनाई, ये बनाते बस। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर पूछा है तो सिर्फ और सिर्फ ही। मीन पूछा होता तो फिर ये भी बनाते और सॉल्व करते। वेरिएंस पूछा होता तो ये आगे के 2 कॉलम और बना लेते। स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा होता तो उसको अंडर रूट लेके आंसर दे देना भाई साहब। इतना ही है पूरा प्रोबेबिलिटी, कुछ भी नहीं है। और पूरे चैप्टर में यही सब बकवास है। तुमको ये टफ लग रहा होगा, है नहीं? तुम 2-4 क्वेश्चन करो तो मेरे साथ, उठाना बुक, सब बनने लगेगा। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ नहीं मिलेगी वैरायटी इसके अलावा। 4 से 5 क्वेश्चन में ही कवर कर दूंगा सब कुछ। और प्रैक्टिस भी करनी हो अगर आपको तो बिल्कुल कर सकते हो, ऐप में वीडियोस है ही। या फिर आ जाओ यार, ज्वाइन कर लिया करो, क्लास तो पढ़ाते ही हूँ मैं। ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया करो, नहीं आना तो। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। नया क्वेश्चन देखते हैं यार। नया क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। क्या होते हैं ये 52 कार्ड्स? आपको कार्ड कार्ड खेलना तो आता होगा। ठीक है, कंप्यूट द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द नंबर ऑफ किंग्स। अरे वो रैपर किंग नहीं, कार्ड में किंग। कैसे आता है कार्ड में किंग? तुमको पता होगा 52 कार्ड। अरे जुआरिये हो, पत्ते तो पता होंगे तुमको, क्या क्या होता है पत्तों में? 52 कार्ड्स होते हैं। 13 13 13, 13 स्पेड्स, 13 क्लब्स, डायमंड्स
और ये तुम्हारे 13 हार्ट जो आजकल तुम्हारा रखा है किसी और के पास। हाँ हाँ। स्पेड्स क्या होते हैं, कौन से कलर के होते हैं बेटा, ये ब्लैक। क्लब्स कौन से कलर के होते हैं, ब्लैक बेटा। डायमंड्स, डायमंड्स होते हैं रेड कलर के। हार्ट भी होते हैं आपके रेड कलर के। तो रेड कलर के कितने कार्ड्स हो गए, 26। और ब्लैक कलर के कितने हो गए, 26। भाई साहब ये 13 कार्ड कैसे हैं? क्या क्या होता है इसमें बेटा। 13 कार्ड के एक सेट में आपका क्या होता है, एस होता है, किंग होता है, क्वीन होता है और जैक होता है। ठीक है, तो एस किंग क्वीन जैक। और इसके अलावा और क्या होता है यार, 2 से 9 तक के सारे नंबर्स, 2 से 10 तक के सारे नंबर्स भी तो लोगे, तो वो 2 कार्ड हो जाएंगे। और ये तो बेटा कितने एस होते हैं एक डेक में, 4 एस होते हैं। कितने किंग, 4 एस क्यों हुए बेटा, क्योंकि एक ब्लैक तुम्हारा, एक स्पेड का किंग, एक क्लब का एस, एक स्पेड का एस, एक क्लब का एस, एक डायमंड का एस और एक हार्ट का एस। वैसे ही किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। कैसे, एक स्पेड का, एक क्लब का, एक डायमंड का और एक हार्ट का। वैसे ही क्या होगा, तुम्हारे क्वीन भी एक एक रहेगा सब में और जैक भी एक एक रहेगा। बाकी सारे नंबर्स 2 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं ये क्वेश्चन में क्या है। 2 cards are drawn simultaneously from a pack of 52 cards. Compute the mean. अरे मीन निकालने बोल दिया भाई साहब। मीन बेटा, अगर उसने मीन बोला तो उसने धीरे से तुमसे क्या बोल दिया कि भाई साहब सुनो इधर आओ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, तभी तो मीन निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। क्या पूछा, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते ही और धीरे से उसने तुमको क्या बोला, भाई साहब वेरिएंस भी बता दो। क्यों, क्योंकि वेरिएंस ही तो, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। मतलब तुमसे ये क्या चाह रहा है पता है, तुमसे ये पूरी टेबल बनवाना चाह रहा है फिर से। अब बना लो यार, करते हैं यार इसको, करते हैं सॉल्व। ठीक है, समझते हैं क्या क्या है इसमें। तो ये सब मैं हटाता हूँ ना, ये सब अब तुम लोग एक्सपर्ट हो गए हो, ये सब तो समझ जाओगे कि एक कार्ड के डेक में क्या क्या होता है। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या बोल रहा है ये। आओ तो आगे बढ़ते हैं। 2 cards are drawn simultaneously from a pack of 52 cards. Compute the mean and standard deviation of the number of kings. भाई साहब 52 कार्ड्स में से मैं 2 कार्ड निकालता हूं। अब कुछ नहीं बोला इसने, मतलब अगर तुमने प्रोबेबिलिटी पहले थोड़ा सा भी पढ़ा हो तो वो क्या बोलते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट या विथ रिप्लेसमेंट की बातें होती। अगर कुछ नहीं लिखा है तो भैया क्या मानूं, विदाउट रिप्लेसमेंट। बहुत इजी बात, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या मानोगे, विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर विथ रिप्लेसमेंट का केस होगा तो अलग से क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, समझ आता है क्या, बहुत बढ़िया। तो इधर नहीं लिखा है तो क्या मानूंगा यार, अरे ऑब्वियसली क्या मानूंगा, विदाउट रिप्लेसमेंट। और उसी हिसाब से क्वेश्चन को कर दूंगा। दोनों के तरीके अलग अलग हैं, कैसे अलग है मैं आपको अभी भी समझा दूंगा। अभी करते हैं अपन इसको, सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स कितने हैं भाई साहब, 52 कार्ड्स हैं हमारे पास। हमेशा पैक में कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। हमको क्या निकालना है बेटा इसमें, नंबर ऑफ किंग्स। तो x डिनोट्स, अब ये तुम्हारा काम है, x डिनोट्स द नंबर ऑफ किंग्स ड्रॉन। ये यहां से तुम्हारी मशक्कत चालू, नंबर ऑफ किंग्स ड्रॉन। ठीक है, तो ये x डिनोट करता है। अब भाई साहब इसको कैसे करेंगे हम आगे, देखते हैं। x अगर नंबर ऑफ किंग्स ड्रॉन है तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। मैंने 2 कार्ड निकाले। हाँ भाई साहब 2 कार्ड निकाले, पहले तो मैं निकाल लेता हूं कि तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग क्या हो जाएगी, किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तुम बोलोगे कितने किंग है भैया, कितने किंग है डेक में, 4 किंग है। टोटल कितने कार्ड्स है, 52 कार्ड्स। तो 4/52 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग। ठीक है, और उसके बाद अगर किंग नहीं है, उसके अलावा जो रिमेनिंग कार्ड्स है उसमें से अगर कुछ निकले तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 48/52। ठीक है, तो ये कितना होता है, 1/13। और ये कितना हो जाता है बेटा, 12/13। 4 से कैंसिल कर लेना। ठीक है, तो अब अपन समझते हैं क्या होगा। मैं बोलता हूं एक्स की वैल्यू, मैं कहा था कि आपको एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अरे 2 कार्ड निकाले तो क्या हो सकता है, एक भी किंग ना आए, दिस मीन्स नो किंग। ठीक है, अब नो किंग का मतलब 2 कार्ड निकाले, दोनों के दोनों कहां से आ गए, रिमेनिंग में से। तो पहला कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी रिमेनिंग में से, 12/13।
ये एक कार्ड निकल के आ गया, अब दूसरा कार्ड कैसे निकलेगा भाई साहब, एक कार्ड निकल के आ गया। तो देखो इधर पे मैं तुमको सिंप्लीफाई नहीं करते हुए ऐसे ही 48/52 से सिखाता हूं पहले, फिर तुम इसको सिंप्लीफाई एम्प्लीफाई करते रहना, ठीक है। तो अपन देखते हैं क्या हो जाएगा अगर नो किंग। नो किंग का मतलब पहले हमने कार्ड निकाला, उसमें क्या आ रहा है नो किंग, तो क्या आएगा रिमेनिंग कार्ड्स में से आएंगे दोनों कार्ड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 48/52, पहली प्रोबेबिलिटी पहले कार्ड की, क्यों, क्योंकि रिमेनिंग में से आया, क्योंकि किंग नहीं आया है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, पहला कार्ड निकल चुका है, हटा दिया उसको डेक से, अब कितने बचे अंदर, तुम बोलोगे एक कम 47, टोटल रिमेनिंग कार्ड्स में से एक निकाल दिया तो बचे कितने 47, और टोटल कार्ड्स जो 52 चल रहे थे उसमें से भी तो एक कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 47/51, दैट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन नो किंग इज ड्रॉन। इसका मतलब दोनों के दोनों कौन थे, दोनों के दोनों रिमेनिंग कार्ड थे, मतलब किंग के अलावा कुछ निकला था। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 क्या बोलता है बेटा, वन किंग इज ड्रॉन, वन किंग इज ड्रॉन। तो अब अगर एक किंग निकाला है, मतलब भाई साहब अब एक किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/52, ध्यान से सुनना यहाँ पे क्या हो गया ये 4/52। लेकिन अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या आता है, आप रिमेनिंग कार्ड, अगर आपका आप सेकंड कार्ड क्या है रिमेनिंग कार्ड है, क्यों, क्योंकि एक निकल आया, अब एक निकल के आ गया तो उसके बाद बाकी कैसे निकलेगा। अब तुम बोलोगे भैया एक एस निकाला फेंक दिया, अरे तो टोटल कार्ड्स कितने बचे भाई साहब उसमें, तुम बोलोगे दूसरा कौन सा आना है, अगर एक किंग निकला है तो दूसरा रिमेनिंग कार्ड, रिमेनिंग कितने कार्ड्स हैं आपके पास 48 कार्ड्स हैं, कितने कार्ड्स हैं आपके पास 48 कार्ड्स हैं। अब अगर 48 कार्ड्स हैं आपके पास, लेकिन टोटल कार्ड्स कितने हैं बेटा, एक निकाल के फेंक दिया 52 में से, तो टोटल कितने बचे 51, टोटल कितने बचे 51, क्योंकि एक जो हमारा था वो किंग आ चुका था, अब दूसरा रिमेनिंग आएगा, रिमेनिंग में कितने हैं हमारे पास, उधर से तो हमने एक भी नहीं निकाला था तो वो पूरे के पूरे 48 है, लेकिन क्योंकि एक किंग बाहर निकाल दिया तो टोटल कार्ड में से एक को माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पे और क्या हो सकता है कि अभी आपने ये बोला भैया पहले किंग आया फिर रिमेनिंग वाला आया, तो पहले क्या हो सकता है पहले रिमेनिंग आ जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 48/52, और इसके बाद क्या आ जाए किंग, तो इसके बाद किंग आएगा तो 48/52 वाला कार्ड निकाला मैंने, कौन सा एक रिमेनिंग कार्ड निकाला उठा के फेंक दिया, तो बचे कितने कार्ड इसमें, टोटल कार्ड बचे बेटा 51, लेकिन निकालना क्या है इधर पे दूसरा क्या निकलेगा किंग, तो किंग कितने बचे हैं तुम्हारे पास 4, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। ऐसे ही और क्या हो सकता है भाई साहब आपके साथ कि जब आपने कार्ड निकाले और दोनों के दोनों में क्या आ जाए किंग आ जाए, दोनों के दोनों में क्या आ जाए आपका किंग आ जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/52 मल्टीप्लाइड बाय एक किंग निकाला फेंक दिया, तो किंग में कितने कम हो गए, एक कम हो गया, तो टोटल किंग कितने बचे 3 बचे, टोटल कार्ड्स कितने बचे 51, सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अब अगर आपको इसका क्या बनाना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों, क्योंकि मीन भी चाहिए और स्टैंडर्ड डिविएशन भी चाहिए, तो आओ बनाते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या था बेटा p ऑफ x इक्वल टू 0, ये क्या है आपके पास p ऑफ x इक्वल टू 1, और ये क्या है आपके पास p ऑफ x इक्वल टू 2। उठाओ यहाँ पे रखो, बनाओ टेबल, x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, xi से डिनोट करता हूँ और pi डिनोट करता हूँ। xi क्या था तुम्हारा जब 0, और क्या आ सकता था तुम्हारा 1, और क्या आ सकता था 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 48 इंटू 47/52 इंटू 51, तो ये क्या हो जाएगा 48/52 इंटू 47/51। यहाँ x इक्वल टू 1 में क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखो तो बेटा इसको क्या लिख सकते हो आप सीधे सीधे, अच्छा नहीं लिखता हूँ चलो जाने दो, फिर तुम लोग चकराने लगते हो 2 टाइम्स क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, लो 48/51 प्लस 48/52 प्लस 4/51, सॉरी इंटू 4/51, x इक्वल टू 2 पे क्या हुई प्रोबेबिलिटी 4/52 इंटू 3/51, तो ये होता है इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल। ऑब्वियसली आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मीन निकालना है, तो अपन समझते हैं मीन कैसे निकालते हैं बेटा, एक्स आई पी आई का कॉलम बना लोगे और आप क्या कैलकुलेट कर लोगे अपना मीन कैलकुलेट कर लोगे।
समझ गए क्या? तो ऐसे ही आपको कैलकुलेट करते चलना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लोगे और इसको प्रोडक्ट निकाल के मीन निकाल लोगे। आपने एक्सआई पीआई निकाल लिया, उसका सम करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? मीन आ जाएगा। मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम देता हूँ, फटाक से इसको कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना आ रहा है आपका मीन। तो आपने इसको कैलकुलेट कर लिया होगा, कितना आ रहा है ये आपका 564, ऐसे ही कुछ आ रहा होगा। क्या आ रहा है? 564 बाय 663, इस टाइप से आ रहा होगा, ठीक है। अब ये 2 टाइम्स है इसका, अगर ये अब 2 टाइम्स है इसका, तो इसकी भी आपको क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी? वैल्यू। क्यों? क्योंकि आपको एक्सआई पीआई चाहिए। तो अभी मैं एक्सआई पीआई का कॉलम थोड़ा सा दूर कर देता हूं यहाँ पे, अरे थोड़ा सा दूर कर देते हैं इसको अपन, ठीक है। थोड़ा सा दूर करते हैं, समझते हैं इसको कैसे करेंगे। तो इसको कैलकुलेट किया आपने, इसको कैलकुलेट किया तो ये क्या हो जाएगा? 48 इंटू 4 और इंटू क्या हो जाएगा वो 2, तो 48 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? 96 बाय 663। इसको सॉल्व वॉल्व करके क्या आ जाएगा? 96 बाय 663। और इधर पे इसके नीचे और क्या आ जाएगा आपके पास? 3 बाय 663। कैसे आ रहा है अब ये नहीं पूछना यार, ये देखो ये 1 टाइम्स और 13, और ये क्या हो जाएगा? 3 ऊपर बचे 13 इंटू 51, ये कितना हो जाता है बेटा? 663 हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 बाय 663, तो ये आ गई आपके पास प्रोबेबिलिटी। तो अब एक्सआई पीआई निकालोगे। एक्सआई पीआई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 इंटू 564 बाय 663, ये कितना हो जाएगा? 0। और यहाँ क्या हो जाएगा? अब x इक्वल टू 1 के लिए, x इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा आपके पास? इसको सॉल्व करोगे तो 1 इंटू 96 बाय 663, तो ये कितना हो जाएगा? 96 बाय 663। और यहाँ पे कितना हो जाएगा यार? ये 2 है आपके पास इधर x की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 बाय 663, तो ये कितना हो जाएगा? 6 बाय 663। तो ऐसे ये क्या आ गया आपका? समेशन कर दोगे, इसको सम कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा बताओ? सम ऑफ एक्स आई पी आई दैट विल बी इक्वल 96 बाय 663 प्लस 6 बाय 663, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 102 बाय 663, 102 बाय 663। तो भाई साहब यहाँ खत्म हो गई क्या कहानी? नहीं 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 नहीं, और क्या चाहिए? ये तो मीन आया है 102 बाय 663, अभी और क्या चाहिए मुझे? वेरिएंस भी तो चाहिए। तो वेरिएंस भी चाहिए अपन को, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यूज लिख देता हूँ इनकी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दी हुई है आपको? 564 बाय 663, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है आपके पास? 96 बाय 663, और क्या है आपके पास? 3 बाय 663। तो इधर पे अपन ने ये सब लिख लिया, तो ये क्या है? 3 बाय 663। तो इसको हटाते अपन ये सब, क्यों अपन को? क्योंकि एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, वेरिएंस वेरिएंस चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 बाय 663, ठीक है। तो अपन बनाते हैं अब इधर पे वेरिएंस निकालने के लिए क्या बनता है? एक्सआई स्क्वायर, एक्सआई स्क्वायर 0 1 एंड 4। उसके बाद क्या है? एक्सआई स्क्वायर इंटू पी आई। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको क्या चाहिए बेटा? वेरिएंस चाहिए। क्या चाहिए हमको? वेरिएंस चाहिए। अभी अभी हमने इसके पहले वेरिएंस आपको सिखाया था। अब एक्सआई स्क्वायर इंटू पी आई क्या हो जाएगा बेटा? दिस इंटू दिस, तो ये क्या हो जाएगा? 0 इंटू 564 बाय 663, तो ये फिर से कितना आ जाएगा? 0। और 1 इंटू दिस, 1 इंटू 96 बाय 663, तो ये कितना हो जाएगा? 96 बाय 663। और इसके बाद ये क्या हो जाएगा? इसके बाद क्या हो जाएगा? एक्स आई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 बाय 663, कितना हो गया? 12 बाय 663। खत्म? खत्म नहीं वे, वेरिएंस भी तो है। वेरिएंस क्या हो जाएगा? ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स। तो कैसे निकालोगे भाई इसको? आपको पता है इसका समेशन क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर पी आई माइनस एक्स आई पी आई का समेशन। ये क्या हो जाएगा भाई? एक्स आई स्क्वायर पी आई की वैल्यू तुमको निकालनी पड़ेगी, इसका सम करना पड़ेगा। इसका सम क्या हो जाएगा? 96 प्लस 12, तो इसका सम कितना हो जाएगा? 96 बाय 663 प्लस 12 बाय 663। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 108 बाय 663, ठीक है। तो 108 बाय 663, तो इसको क्या लिख दोगे? 108 बाय 663 माइनस बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स आई पी आई समेशन अभी अभी मैंने निकाला 102 बाय 663, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इधर पे इसका क्या करते हैं अपन?
स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं? इसका स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा? इधर पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना पड़ जाएगा। ठीक है, क्या कर पाओगे ये सब तुम लोग? बिल्कुल कर लोगे यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन इसमें, आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। चल, यहाँ पे भी क्या है? इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये जीरो था, तो यहाँ पे क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा। तो बस इधर पे और क्या करना है हमको? बस और बस वेरिएंस निकालना है। अब वेरिएंस कैसे निकालते हैं अपन? वेरिएंस का फॉर्मूला है हमारे पास। क्या है वेरिएंस का फॉर्मूला? अभी अभी अपन ने सीखा था। वेरिएंस क्या होता है बेटा? वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो बेटा ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं? एक्स आई स्क्वायर पी आई का समेशन। तो इसका समेशन करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 0 प्लस 96 प्लस 12। तो ये कितना हो जाएगा? 0 प्लस 96 प्लस 12, डिनोमिनेटर सेम है 663। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स आई स्क्वायर, ये क्या हो जाता है? समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई, माइनस ये क्या हो जाता है? एक्स आई पी आई का समेशन का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं अपन। ये कितना है अपना बेटा? ये आया अपने पास 108 बाय 663। ये 96 प्लस 12 108 बाय 663 माइनस एक्स आई पी आई स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा? 102 बाय 663 का स्क्वायर। खत्म। इसको सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या है? वेरिएंस। इसी का आप स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डिविएशन। भाई साहब बोलो, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही करा रहा हूं, सब कुछ खत्म हो जाए एक बार में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया, मीन बना दिया, वेरिएंस निकाल दिया, स्टैंडर्ड डिविएशन वो भी हो गया एक ही क्वेश्चन। बस अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पे। आपको सिखाऊंगा कि कहां पे कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत पड़ती है, कहां पे नहीं पड़ती है, क्या फर्क है विथ और विदाउट रिप्लेसमेंट में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाह भाई वाह, सीबीएसई 2005 में आ चुका है ये क्वेश्चन, प्लीज ढंग से कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है? अ बॉक्स कंटेन्स 13 बल्ब्स। क्या है यहाँ पे? 13 बल्ब्स है, आउट ऑफ विच 5 आर डिफेक्टिव, आउट ऑफ विच 5 आर डिफेक्टिव। 3 बल्ब्स आर रैंडमली ड्रॉन। क्या ड्रॉ कर रहे हैं बेटा? बल्ब ड्रॉ कर रहे हैं अपन। क्या निकाल रहे हैं? बल्ब निकाल रहे हैं। वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट, बहुत ही जरूरी। विदाउट रिप्लेसमेंट में कॉम्बिनेशन का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे इन क्वेश्चंस में भी जैसे दिया हुआ था सेम, ये x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 0, इसको और कैसे कर सकते थे? कॉम्बिनेशन लगा के भी सेम क्वेश्चन को किया जा सकता था। कैसे किया जा सकता था बेटा? आपके पास कितने किंग है टोटल? मैंने आपको बताया था आपके पास 4 किंग है और रिमेनिंग कार्ड्स कितने? 48। अब जब मैं बोल रहा हूं x इक्वल टू 0, मतलब बेटा नो किंग, मतलब किंग में से सिलेक्शन नहीं हुआ है। किस में से सिलेक्शन हुआ है? पूरा का पूरा रिमेनिंग में से। तो मैं इसको और कैसे कर सकता था बेटा? 4c0, मतलब किंग में से कुछ मत लो, मल्टीप्लाइड बाय, क्यों? क्योंकि सीक्वेंस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मल्टीप्लीकेशन का साइन, 48c। अब x इक्वल टू 0 है, कार्ड्स कितने ड्रॉ किए हैं? 2, तो दोनों के दोनों कहां से? रिमेनिंग से, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। टोटल कितने कार्ड निकालने हमको? 2 कार्ड निकालने। टोटल कितने कार्ड निकालने? 2, और टोटल कार्ड्स हैं कितने? तो ये क्या हो जाएगा? 52c2, मतलब 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स निकालने। तो ऐसे लिखते हैं x इक्वल टू 0 के लिए। इसमें भी कॉम्बिनेशन लगा लेते ना, तो ये अपन को सोचना नहीं पड़ता कि पहले किंग फिर रिमेनिंग फिर रिमेनिंग फिर किंग। तो इस टाइप से हमको सोचना नहीं पड़ता, और हम डायरेक्टली इसको क्या लिख पाते कि एक किंग मतलब 4c1 मल्टीप्लाइड बाय, एक किंग तो हो गया और बाकी क्या है? एक कहां से आएगा? एक कार्ड तुम्हारा रिमेनिंग से आएगा, और डिवाइडेड बाय यहां क्या हो जाएगा बेटा? 52c2। ऐसे ही x इक्वल टू 2 में x इक्वल टू 2, जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा एग्जैक्टली यही आंसर है। ठीक है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट के केसेस में कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। तो यहां पे क्या लिख देते हैं अपन? अब दोनों के दोनों किंग है, तो क्या हो जाएगा? 4c2 मल्टीप्लाइड बाय 48c2 की जगह अब क्या है? 48c0, कि भैया एक भी कार्ड हमने रिमेनिंग से नहीं लिया, डिवाइडेड बाय 52c2। खत्म। इसको भी सॉल्व करते हैं आप, आपका आंसर क्या आ जाता? ये जो अपना आया इधर पे 12 बाय मतलब 3 बाय 663 करके आया था। ठीक है, सेम वैल्यूज आ रही होती, तो ये सेम क्वेश्चन कॉम्बिनेशन से भी कर सकते थे। आओ यही अपन इधर पे अप्लाई करते हैं। अब बॉक्स कंटेन्स 13 बल्ब्स आउट ऑफ विच 5 आर डिफेक्टिव। 13 में से 5 क्या है भाई साहब? अपने डिफेक्टिव है।
ठीक है, 3 बल्ब्स आर ड्रॉन, तो हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, बल्ब ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपन को निकालना क्या है, बल्ब, तो x डिफाइन कर देंगे, क्या कर देंगे अपन, x को डिफाइन कर देंगे। अब कैसे करते हैं इसको, तो अपन आगे देखते हैं। तो अब अपने पास x क्या आ जाएगा, अब x क्या आ जाएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, तो ये x क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव बल्ब इज ड्रॉन, क्या आ जाएगा, x डिफेक्टिव बल्ब इज ड्रॉन, ठीक है। तो अब ये डिफेक्टिव बल्ब इज ड्रॉन को कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, अगर अब डिफेक्टिव बल्ब आया है अपना और हमने 3 बल्ब निकाले, तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, नो डिफेक्टिव बल्ब इज ड्रॉन, x इक्वल टू 0 आ सकता है, और क्या आ सकता है, 1 डिफेक्टिव बल्ब, 1 डिफेक्टिव, और क्या आ सकता है, यहां आ सकता है 2 डिफेक्टिव, ठीक है, 2 डिफेक्टिव बल्ब, और क्या हो सकता है कि तीनों के तीनों जो बल्ब ड्रॉ किए हैं वो क्या है, डिफेक्टिव है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिफेक्टिव, ये क्या हो जाएगा, 3 डिफेक्टिव बल्ब्स, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, आओ चलो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बेटा मेरे पास कितने बल्ब्स हैं, टोटल बल्ब्स हैं 13, आउट ऑफ विच 5 आर डिफेक्टिव, मतलब इसमें से 5 डिफेक्टिव है, 5 डिफेक्टिव है, तो 8 क्या है, सही है, 8 बल्ब क्या है, डिफेक्टिव नहीं है, तो 5 डिफेक्टिव, 8 डिफेक्टिव नहीं है। तो कैसे करेंगे इसको, अब x इक्वल टू 0, नो डिफेक्टिव, 3 बल्ब ड्रॉ कर रहे, नो डिफेक्टिव मतलब सारे के सारे कौन से उठाए हमने, सही वाले बल्ब उठाए, सही बल्ब कितने हैं, 8 बल्ब है, टोटल बल्ब कितने हैं, 13 बल्ब है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8/13। सेकेंड बल्ब निकालने की प्रोबेबिलिटी, बेटा यहाँ पे क्या हो गया, विदाउट रिप्लेसमेंट एक बल्ब निकाला, फेंक दिए, अंदर कितने बचे भाई, मैं बोलूंगा अंदर 12 बल्ब बचे, लेकिन फेंका कौन सा हमने, अब एक डिफेक्टिव निकाल चुके थे, तो डिफेक्टिव बचे कितने अब, फिर क्या होगा, तुम फिर से बोल रहे हो क्या भैया एक और बार क्या आ जाए, तुम्हारा डिफेक्टिव बल्ब नहीं आए, तो इधर पे कितने नॉन डिफेक्टिव बल्ब बचे, तुम बोलोगे भैया एक हमने निकाल लिया था, दूसरा भी हमने निकाल लिया था, तो अब मेरे पास कितने बचे, 6, और टोटल बल्ब्स कितने बचे मेरे पास। तो ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ डिफेक्टिव नो डिफेक्टिव बल्ब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 8/13 इंटू 7, तो भैया ऐसे बार बार करते रहेंगे क्या, कब तक ऐसे सोचते रहेंगे। तो बेटा इधर पे x इक्वल टू 1 में जाओगे जब आपको और दिक्कत आई क्या, कि पहले मैं मानूंगा कि डिफेक्ट क्या हो जाएगा, 1 डिफेक्टिव, तो मैं मान लिया पहले डिफेक्टिव बल्ब आ जाए, तो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/13, पहला बल्ब डिफेक्टिव आए लेकिन दूसरा बल्ब डिफेक्टिव नहीं आ सकता, तीसरा भी डिफेक्टिव नहीं आ सकता, तो दूसरे बल्ब डिफेक्टिव नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, 8 बल्ब सही थे लेकिन टोटल बल्ब बचे कितने, 12। फिर यहाँ पे दूसरा भी क्या नॉन डिफेक्टिव वाला आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी इस बार क्या हो जाएगी, 7/11, क्यों, क्योंकि एक और बल्ब जा चुका है, तो टोटल बल्ब में से कितने कम हो चुके हैं, 2 कम हो चुके हैं, और एक नॉन डिफेक्टिव में कम हो चुका है सेकेंड। अब क्या हो सकता है कि हमने पहले बोल दिया क्या कि डिफेक्टिव वाला आ गया, फिर नॉन डिफेक्टिव आए दोनों, अब मैं बोलूंगा कि पहले नॉन डिफेक्टिव आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा 8/13 इंटू, अब दूसरा डिफेक्टिव आ जाए, दूसरा डिफेक्टिव आ जाएगा तो क्या लिख दोगे बेटा यहाँ पे 5 यहाँ क्या आ जाएगा 12, ठीक है। अब तीसरे बल्ब के लिए, तीसरा बल्ब कौन सा आएगा तुम्हारा, नॉन डिफेक्टिव, तो एक नॉन डिफेक्टिव जा चुका है, तो कितने बचेंगे 7, और इसको क्या कर दोगे, टोटल 2 बल्ब जा चुके हैं पहले 2 ड्रॉ में, तो बचे कितने, ये क्या आ गया बेटा, ये क्या आ गया तुम्हारा डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा नॉन डिफेक्टिव, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा नॉन डिफेक्टिव, फिर यहाँ पे आ गया डिफेक्टिव, फिर नॉन डिफेक्टिव। अब तीसरा ऐसे ही एक और केस बन जाएगा जिसको क्या लिख देंगे हम, तीसरे में और क्या आ जाएगा बेटा, जहां पे पहले 2 बल्ब है नॉन डिफेक्टिव, फिर बल्ब कौन सा आएगा अपना डिफेक्टिव वाला, तो उसको कैसे लिखोगे, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, और फिर क्या आ जाएगा डिफेक्टिव। तो नॉन डिफेक्टिव, पहले नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बताओ, 8/13 इंटू, बेटा एक नॉन डिफेक्टिव चला गया, टोटल कितने बचे 7, टोटल बल्ब कितने बचे 12, इंटू बेटा डिफेक्टिव, डिफेक्टिव कितना है, डिफेक्टिव अभी भी भैया 5 है, लेकिन टोटल बल्ब में तो 2 बल्ब जा चुके, तो बचा क्या 5/11। तो ऐसे निकालते हैं अपन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है बेटा आपका, ये क्या आया x इक्वल टू 1 के लिए आया, ये क्या आया x इक्वल टू 1, तो ये क्या है आपकी p ऑफ x इक्वल टू 1 आया। इन सबको ऐड करना पड़ेगा, इसको भी ऐड करना पड़ेगा, इसको भी ऐड करना पड़ेगा, इसको भी ऐड करना पड़ेगा, तो ये सब काम तो आपको करना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या देखते हैं कि ये x इक्वल टू 0 के लिए था, ये x इक्वल टू 1,
तो x इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा कि दो डिफेक्टिव बल्ब आ जाए। तो दो डिफेक्टिव बल्ब यहां लिख देता हूं थोड़ा अच्छे से, दो डिफेक्टिव बल्ब आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे साथ, दो डिफेक्टिव बल्ब आने तो पहले डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/13। फिर दूसरा भी क्या आ जाए डिफेक्टिव, तो वो क्या हो जाएगा 4/12। अब तीसरा जो है वो डिफेक्टिव नहीं है, तो टोटल नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने थे 8, और टोटल डिफेक्टिव बल्ब, टोटल बल्ब्स कितने बचे 11। तो ये क्या था बेटा डिफेक्टिव डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव। ऐसे ही क्या हो जाएगा, अब आप समझ गए होगे क्या कि इधर पे प्लस करोगे और कौन सा केस आ जाएगा कि यहाँ पे डिफेक्टिव फिर नॉन डिफेक्टिव फिर डिफेक्टिव। तीसरा कौन सा केस आ जाएगा जहां पे नॉन डिफेक्टिव फिर डिफेक्टिव और डिफेक्टिव। तो इसकी प्रोबेबिलिटी लिखते जाते हैं, डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अब यहाँ पे फिर से 5/13। लेकिन सेकंड में क्या आना है नॉन डिफेक्टिव बल्ब, नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने 8 है, टोटल बल्ब कितने बचे एक निकल गया तो 12। फिर यहाँ पे डिफेक्टिव बल्ब के लिए करोगे तो डिफेक्टिव बल्ब कितने बचे, एक चला गया 4 बचे, टोटल बल्ब कितने बचे 11। तो ऐसे एक और बार इसके लिए भी करना पड़ेगा, और इन तीनों को क्या कर दोगे ऐड, तो p ऑफ x इक्वल टू 2 आ जाएगा। कैसे करोगे इसको, अब यहाँ पे टोटल 8 नॉन डिफेक्टिव बल्ब डिवाइडेड बाय 13। अब डिफेक्टिव बल्ब कितने बचे तुम्हारे पास, डिफेक्टिव बल्ब है 5 और टोटल बल्ब कितने बचे तुम्हारे पास 12। अब भैया एक डिफेक्टिव बल्ब चला गया, कितने बचे 4 और टोटल बल्ब कितने बचे, तो ये आप जब ऐड कर लोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 मिल जाएगा, और वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 निकालना पड़ेगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 निकालने जाओगे तो तीनों के तीनों डिफेक्टिव तो क्या हो सकता है बस dd। तो पहला डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पहले डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी बताओ कैसे निकालोगे, तुम्हें पता है टोटल कितने 5 है, डिफेक्टिव कितने थे 5 थे, 5/13। दूसरा डिफेक्टिव 4/12। तीसरे बल्ब के लिए क्या हो जाएगा, तीसरे बल्ब के लिए वो भी डिफेक्टिव है तो वो क्या हो जाएगा 3/11। तो इसके बाद आप क्या करोगे, ये क्या दिया हुआ है बेटा p ऑफ x इक्वल टू 3, ये सब इसको ऐड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा p ऑफ x इक्वल टू 2। ठीक है, और इसके बाद ये क्या दिया था आपको, इन सबको ऐड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा p ऑफ x इक्वल टू 1 आ जाएगा जब इन सबको सॉल्व कर लोगे ऐड कर लोगे। ये क्या दिया हुआ है, ये गया आपका, ये क्या है p ऑफ x इक्वल टू 0। तो इस टाइप से आपको पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब इसने पूछा क्या था आपसे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। कुछ नहीं, उठाओगे इन सबको ऐड करोगे, पीडी बनाओगे। पीडी कैसे बनाते हैं बेटा, एक्सआई बना दोगे और इधर पीआई बना दोगे। एक्सआई की वैल्यू क्या क्या हो सकती थी, हमने अभी अभी देखा 0 1 2 और 3। उनके लिए जैसे एक ये x इक्वल टू 0 की वैल्यू, इसको सॉल्व कर लोगे 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 12 इंटू 11 कर लोगे। तो सॉल्व करना चाहो तो ये क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 4। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 24 7 28 28, यहाँ पे लिख दो 28/13 इंटू 11। 13 इंटू 11 कितना हो जाता है 143। तो ये क्या हो जाएगा 28/143। ऐसे ही आपको सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। x इक्वल टू 1 के लिए भी लिख दोगे, कैसे लिख दोगे x इक्वल टू 1 के लिए, तो इसको भी 6 से इसको भी कैंसिल कर लोगे, ये 2 से गया, ये 3 से गया, है ना, 4 2 4 3 फिर ये 2 7 14 14 और 5 तुम्हारा 70 70/13 इंटू 11 मतलब 143 इंटू 3 और कर दोगे। तो इस टाइप से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डाल दोगे, सारी वैल्यूज ये कैलकुलेट करोगे, इसको भी कैलकुलेट करोगे, इसको भी कैलकुलेट करोगे, और सबको क्या कर दोगे ऐड कर दोगे। तो ये सारी चीजें ऐड करके आप इधर पे फाइनल आंसर में लिख दोगे। तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना। समझ गए क्या, इसी में मीन बनाना होता तो एक और कॉलम बना लेते, क्या xi इंटू पी आई। इसी में एक और कॉलम क्या बन जाता xi इंटू पी आई। चलो यार आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन हमको समझ में आ गया बेटा, इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में पहले दे चुका है, इसी टाइप का क्वेश्चन फिर से आएगा, मैं अभी से बता दे रहा हूँ। इसके पहले भी सीबीएसई वाला क्वेश्चन कराया मैंने आपको। ये कार्ड वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, कार्ड का कंपोजिशन आपको समझ में आना चाहिए, और आपको ये याद रहना चाहिए कि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है, ताकि आप इस टाइप के कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सको, के की वैल्यू निकाल सको। तो अब मैं आपको यहीं पे ये वाला क्वेश्चन और कैसे कर सकते थे, इसका और क्या तरीका हो सकता था भैया, क्या इसमें कॉम्बिनेशन लग सकता है, बेटा बिल्कुल लग सकता है। विदाउट रिप्लेसमेंट के केसेस में कॉम्बिनेशन बिल्कुल लग सकता है। कैसे निकालते बेटा इसको, आप क्या कर देते हैं, नो डिफेक्टिव बल्ब। तो मैं बोलूंगा भैया आपके पास है कितने 5 डिफेक्टिव और 8 नॉर्मल बल्ब है या नॉन डिफेक्टिव बल्ब है, तो आप क्या बोलते, नो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी को और कैसे निकाल सकते थे, आप कॉम्बिनेशन लगा सकते थे। क्या हो जाता है इधर पे, आप बोलते भैया 5 डिफेक्टिव में से एक भी मत लो, और बाकी बचे 8 रिमेनिंग में से तीनों बल्ब ले लो, क्योंकि 3 निकाल रहे हैं, 3 बल्ब्स वर ड्रॉन। तो इधर पे क्या हो जाएगा 8c3 डिवाइडेड बाय टोटल बल्ब्स कितने हैं 13,
और उससे मैं निकाल के आ रहा हूँ 13C। तो इसको भी जब आप सॉल्व करते बेटा तो आपका आंसर क्या आ जाता है यहाँ पे 28/143। अब आई होप आपको एनसीआर का फॉर्मूला पता है, अगर नहीं पता है तो भाई साहब वो भी लिख देता हूँ। एनसीआर क्या होता है? एनसीआर इज फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो इसी टाइप से इसको आप ओपन कर लोगे, आपका आंसर 28/143 फिर से मिल जाएगा, और फॉलोड बाय दिस x इक्वल टू 1 के लिए भी, और x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 के लिए भी सब कुछ मिल जाएगा कॉम्बिनेशन लगा के। ठीक है, कॉम्बिनेशन लगाओगे तो भी इसके आंसर्स आ रहे होंगे। क्या फायदा होता है यार कॉम्बिनेशन लगाने का? बेटा ये सब सोचना नहीं पड़ता कि पहले डिफेक्टिव फिर नॉन डिफेक्टिव फिर नॉन डिफेक्टिव, फिर ये सब सारे अरेंजमेंट तुमको करके देखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे इसी क्वेश्चन में x इक्वल टू 1 में अगर मैं लगाने जाता तो मैं ये सब कुछ नहीं लिखता, ये जितना भी लिखा है ना ये सब कचड़ा पट्टी हटाओ। x इक्वल टू 1 मतलब 1 डिफेक्टिव। अब अगर 1 डिफेक्टिव की बात चल रही है तो 1 डिफेक्टिव कैसे निकलेगा बेटा? क्या बोल दोगे कि 5 में से एक डिफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय बाकी दो कौन से होंगे? नॉन डिफेक्टिव। तो बाकी 8 में से कितने आएंगे? 2 आएंगे, और टोटल कितना हो जाएगा? 13C, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। कि टोटल 13 में से मैंने क्या कर लिए? 3 कार्ड निकाल लिए। तो ये क्या हो जाएगा? 5C1 क्रॉस 8C2। 5C1 क्रॉस 8C2 क्यों हुआ? क्योंकि 5 में से एक डिफेक्टिव मैंने निकाल लिया, 8 में से 2 नॉन डिफेक्टिव निकाल लिए। कुछ नहीं सोचना कि पहले डिफेक्टिव फिर नॉन डिफेक्टिव, या ये सब सारी कहानी यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगते ही खत्म हो जाती है। तो क्या ज्यादा बेटर है विदाउट रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन लगाना? ऑब्वियसली अगर आप लगा सकते हो, अगर आप सीख सकते हो, तो ज्यादा बेटर क्या है? कॉम्बिनेशन लगाना। ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये कार्ड्स वाला क्वेश्चन फिर से है यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है। क्या चेंज है? अब अगर आप देख पा रहे हो इसमें बहुत ही प्यारा चेंज कर दिया मैंने आपके लिए, विथ रिप्लेसमेंट लिया। इसमें क्या कर दिया मैंने आपके लिए? विथ रिप्लेसमेंट लिया हूं। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। क्या बोल रहे हैं भाई साहब? अब मेरे को विथ रिप्लेसमेंट के केसेस सीखने। भैया क्या होता है ये विथ रिप्लेसमेंट? विथ रिप्लेसमेंट मतलब बेटा, जब मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैंने 3 कार्ड ड्रॉ किए, ठीक है, मैंने 3 कार्ड निकाले एक पैक में से, तो मैं पहला कार्ड निकालता हूं, लेकिन अब इसको हटाता नहीं। अब मैं क्या करता हूं? वापस पैक में डालता हूं। तो इससे क्या होता है? नंबर ऑफ कार्ड हर बार क्या है? सेम। नंबर ऑफ कार्ड हर बार क्या होंगे? सेम होंगे। नंबर ऑफ कार्ड्स कम नहीं होंगे। तो इससे मतलब क्या हो जाएगा? जो हर ट्रायल पे कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी है वो सेम हो रहेगी। कैसे? देखते हैं, आओ। अब तुमको कार्ड का कॉम्पोजिशन पता है, ठीक है, मैं उस पर नहीं जा रहा। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, a random variable x denotes the number of hearts in the 3 cards. Number of hearts in the 3 cards कैसे कर लोगे इसको? नंबर ऑफ हार्ट्स, नंबर ऑफ हार्ट्स में क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? अब बेटा कितने हार्ट्स होते हैं आपके पास? 13 हार्ट्स होते हैं। कितने हार्ट्स होते हैं आपके पास? 13 हार्ट्स होते हैं। अब अगर 13 हार्ट्स है, अरे मतलब डेक में 13 हार्ट्स होते हैं, अरे इससे नहीं, इससे तो एक ही है, वो भी तोड़ जाते हैं, कोई बात नहीं, मोए मोए हो गया। ठीक है, 13 कार्ड्स हैं आपके पास, 13 हार्ट के कार्ड्स हैं, और फिर बाकी दूसरे बच्चे, दूसरे कितने बच्चे? 39 कार्ड बचे। 39 कार्ड में कौन कौन हो जाए? स्पेड, क्लब और डायमंड। ठीक है, 39 टोटल रिमेनिंग कार्ड्स लिख देता हूं। एक्स क्या कर रहा है? एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हार्ट्स इन द 3 कार्ड्स। एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हार्ट्स इन द 3 कार्ड्स। ठीक है भैया, अब क्या बोल रहा है? 3 कार्ड निकालने। 3 कार्ड निकालने तो हो सकता है एक भी हार्ट ना निकले, नो हार्ट, एक भी दिल नहीं उसके पास। हाँ, तो उसके पास भी नहीं, कोई बात नहीं। x इक्वल टू 0, नो हार्ट। फिर क्या है? x इक्वल टू 1, 1 हार्ट। मतलब क्या हुआ इसका? एक हार्ट निकला, और बाकी फिर क्या हो जाएंगे तुम्हारे पास? दूसरी चीजें हो जाएंगी। दूसरी चीजें मतलब रिमेनिंग में स्पेड, क्लब या डायमंड कुछ भी आता रहेगा। ठीक है, अब x इक्वल टू 0 तो हो गया यहाँ पे। अब इसके आगे और क्या देखना है अपन को? क्या देखना है बेटा इधर पे अपन को? कि और कितने कार्ड्स हो सकते हैं। और कौन से कार्ड्स हो सकते हैं बेटा आपके पास? x इक्वल टू 2 हो सकता है। क्या हो जाए? 2 हार्ट्स हो जाए। क्या हो जाए अपने पास? 2 हार्ट्स हो जाए। और x इक्वल टू 3 मतलब क्या हो जाए? 3 हार्ट्स हो जाए। क्यों? क्योंकि 3 पत्ते निकाल रहे, तीनों के तीनों क्या आ जाए? हार्ट्स हो जाए। अब मैं आपको वो सब लिख के नहीं दिखा रहा, ठीक है,
चलो अच्छा लिख देता हूँ, छोड़ो लिख देता हूँ, विथ रिप्लेसमेंट का केस है, लिख देता हूँ। पहली बार देख रहे हो तो क्या हो जाएगा बेटा, पहला हार्ट निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पहला कार्ड हार्ट वाला निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 13/52। 3 कार्ड निकालने, पहला कार्ड निकाला फेंक दिया, नहीं भाई इधर लाओ, विथ रिप्लेसमेंट है, मतलब ये वाला कार्ड जो मैंने निकाला इसको मैं वापस डेक में डालूंगा। अब अगर मैं इसको वापस डेक में डालूंगा तो मेरे पास डेक में वापस कितने कार्ड्स हैं 52 कार्ड्स हैं। कितने कार्ड्स हैं 52 कार्ड्स हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं अपन को, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, सक्सेसिवली मतलब एक के बाद एक, विथ रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट का मतलब अब जब हम एक कार्ड निकालते हैं, 3 कार्ड निकाल रहा हूं ध्यान से समझना, क्या बोल रहा है, एक कार्ड निकाला तो विथ रिप्लेसमेंट है, तो दूसरे दूसरे ट्रायल में मतलब दूसरा कार्ड निकालने के लिए इसको फेंक नहीं दोगे, इसको वापस डेक पे डालोगे। तो क्या है अभी तक पे अपन समझते हैं। और ये क्या बोल रहा है, रैंडम वेरिएबल x डिनोट्स द नंबर ऑफ हार्ट्स, x डिनोट्स द नंबर ऑफ हार्ट्स, मतलब x क्या हो जाएगा, हार्ट्स आर ड्रॉन, x क्या हो जाएगा, हार्ट्स आर ड्रॉन। अब अगर हार्ट्स आर ड्रॉन की बातें चल रही हैं तो बेटा देख लेते हैं कि 52 कार्ड्स में तो हार्ट होते कितने, 13 हार्ट्स होते हैं, 13 हार्ट्स होते हैं, तो बाकी कितने बचे 39 रिमेनिंग कार्ड्स हो गए। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, 3 कार्ड निकाले विथ रिप्लेसमेंट, मतलब बेटा क्या क्या हो सकता है कि मैं बोल रहा हूं तीनों के तीनों में एक भी हार्ट ना आए, नो हार्ट अकर्स, नो हार्ट इज ड्रॉन, या फिर x इक्वल टू 1, ये क्या हो जाएगा 1 हार्ट, और यहां पे x इक्वल टू 2, 2 हार्ट्स आर ड्रॉन, और x इक्वल टू 3 मतलब 3 हार्ट्स आर ड्रॉन। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 3 हार्ट्स आर ड्रॉन। तो अब देखते हैं ये सब कैसे होगा। x इक्वल टू 0 मतलब मैं 3 कार्ड निकालूंगा उसमें एक भी हार्ट नहीं होना चाहिए, तो मैंने पहला कार्ड निकाला, तो अब पहला कार्ड निकाला हार्ट नहीं होगा तो क्या होगा, रिमेनिंग में से होगा, तो रिमेनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले कार्ड की क्या हो जाएगी 39 बाय टोटल कार्ड्स 52 मल्टीप्लाइड बाय दूसरा कार्ड भी जो है क्या होगा 39/52, ये पहला कार्ड निकाला, अब इसको क्या मैं फेंक नहीं दूंगा, क्यों, क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट का केस है, विथ रिप्लेसमेंट का केस क्या बोलता है कि ये जो कार्ड तुमने निकाला है तो दूसरा कार्ड निकालने से पहले इस वाले कार्ड को वापस रखो। तो टोटल रिमेनिंग कार्ड्स कितने बचे मेरे पास, कितने हुए वहां पे हार्ट्स के अलावा अभी भी कार्ड्स 39 हुए, तो फिर से सेकंड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी, मेरे पास अवेलेबल कार्ड्स कितने हो जाएंगे 39 और टोटल कार्ड्स कितने रहेंगे 52। अब क्या हुआ, दूसरा कार्ड निकाला फिर से वापस डाल दिया, तो टोटल यहाँ पे कार्ड्स कितने बचे फिर से मेरे पास 39, और टोटल पूरे हार्ट्स और सब मिला के कितने कार्ड बचे 52। तो इधर पे हर कार्ड की प्रोबेबिलिटी देखो क्या है, सेम है, हर कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जा रही है, हर ट्रायल में सेम हो जा रही है, इसलिए अपन इधर पे कॉम्बिनेशन का यूज नहीं कर सकते। तो विथ रिप्लेसमेंट में क्या ऐसे बना के देखना पड़ेगा भैया, बिल्कुल बना के देखना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको विथ रिप्लेसमेंट के केस में आगे बताऊंगा बाइनोमियल में कैसे ये सब यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए क्या है डिस्क्रीट में तो हमको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है क्या, फिर हम देखते हैं x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 में क्या हो जाएगा 1 हार्ट, अब एक हार्ट है तो बाकी रिमेनिंग कार्ड्स हो जाएंगे, तो एक हार्ट निकालने की प्रोबेबिलिटी 13 कार्ड्स थे मेरे पास, 13 हार्ट के कार्ड्स थे, तो कितने हो जाएंगे 13/52, पहले हार्ट आ गया फिर क्या हुआ रिमेनिंग में से आएंगे दो, तो वो क्या हो जाएगा 39/52 इंटू बेटा फिर से हमने पत्ता तो वापस डाल दे रहे हैं उठा के 39/52। अब इधर पे और क्या हो जाएगा कि अब पहले हार्ट नहीं निकला, अब पहले रिमेनिंग कार्ड, तो यहाँ क्या हो जाएगा 39/52 इंटू 13/52 प्लस इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 39/52। ठीक है, फिर बीच में आ जाएगा एक और प्लस, एक और प्लस क्या बोलेगा कि अब रिमेनिंग कार्ड में से आया, फिर रिमेनिंग कार्ड में से आया, फिर उसके बाद क्या हुआ हार्ट में से आया, तो वो क्या हो जाएगा 13, और इनको उठा के तुम क्या कर दोगे सबको ऐड कर लोगे, तो ये क्या मिल जाएगा आपको p ऑफ x इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहां से सबको ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा p ऑफ x इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है क्या, वैसे ही आप क्या कर लोगे p ऑफ x इक्वल टू 2 भी निकाल लोगे, कैसे निकाल लोगे p ऑफ x इक्वल टू 2, वो भी बेटा ऐसे ही होगा, कैसे p ऑफ x इक्वल टू 2 में क्या हो जाएगा 2 हार्ट आ जाएंगे, तो 2 हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी p ऑफ x इक्वल टू 2, p ऑफ x इक्वल टू 2 मतलब पहले हार्ट और हार्ट आ जाए फिर रिमेनिंग, और क्या हो सकता है बेटा x इक्वल टू 2 में, और क्या हो सकता है कि पहले क्या आ जाए, पहले यहाँ पे हार्ट आ जाए फिर रिमेनिंग फिर हार्ट, और फिर क्या हो जाए यहाँ पे पहले रिमेनिंग फिर हार्ट और हार्ट, तो इस टाइप के 3 केसेस बन जाएंगे, तीनों को क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, तो बेटा पहले हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी 13/52 इंटू बेटा 13/52 फिर क्या हो जाएगा इधर पे 39/52, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बीच में आ जाएगा प्लस का साइन, ठीक है इन दोनों के बीच में
प्लस का साइन, फिर हार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी फिर से क्या बोल दोगे बेटा 13/52, फिर 39/52, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 13/52, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बीच में प्लस, फिर रिमेनिंग कार्ड जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 39/52, फिर इंटू क्या हो जाएगा 13/52, फिर इंटू क्या हो जाएगा 13/52। तो इन तीनों को ऐड कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 बोला है, x इक्वल टू 3, 3 हार्ट्स कैसे निकालोगे, 3 हार्ट्स क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों पत्ते क्या आ जाए, हार्ट आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी 13/52 टाइम्स 13/52 टाइम्स 13/52। तो इस टाइप से आपको करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्या, हाँ बिल्कुल सॉल्व करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन ने क्या बोला था, यहाँ पे आपको क्वेश्चन ने बोला था डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना आता है। यहाँ पे एक्स आई बनाते हो, यहाँ पे पी आई बना लेते हो, तो एक्स आई पी आई बना लोगे और इसको आप सॉल्व कर लोगे क्या, इतना क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे सॉल्व करते जाओगे वैल्यूज आती जाएंगी, हो जाएगा, बहुत आसान है, कर पाओगे। तो यहाँ पे एक्स आई पी आई बनाना, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2 और एक बार 3, तो उसके लिए जो जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ऐड करके आ रही है उसको आप लिख दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये समझ में आया, ये विथ रिप्लेसमेंट का केस था, बहुत जरूरी क्यों था, क्योंकि मुझे ये समझाया था इसमें कॉम्बिनेशन लगाते तो आप क्या बोलते, नेक्स्ट कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी चेंज कर देते उठा के, बट ये इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट में जब मैं डेक से पत्ता निकाल रहा हूं तो सेकंड पत्ता निकालने से पहले मैं उस पत्ते को वापस रख दे रहा हूं, तो ये होता है आपका विथ रिप्लेसमेंट का केस, जिसमें पहले पत्ते की प्रोबेबिलिटी 39/52 है, तो दूसरे की भी 39/52 और तीसरे की भी क्या होगी 39, जितनी बार रिमेनिंग कार्ड निकालते रहोगे 39/52, जितनी बार हार्ट का कार्ड निकालते रहोगे उसकी क्या हो जाएगी 13/52। खत्म यार, इतना ही है पूरे चैप्टर में। अगर यहाँ पे अब आपसे मीन भी पूछ लेता तो इधर पे क्या बना देते, एक्स आई पी आई, वेरियंस पूछ लेता एक्स आई स्क्वायर पी आई, दोनों को उठा के, तुमको पता ही है वेरियंस का भी फॉर्मूला पता है, मीन का भी फॉर्मूला, सब यहीं पे यहीं खत्म कर दिया है मैंने। अब आपकी ड्यूटी है इसको खत्म करना। जैसे आप पूछोगे भैया ये सब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अरे ये 1/4 है बेटा, यहाँ पे भी क्या है 1/4 है, तो ये भी क्या दिया हुआ है 1/4, अब 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 क्या हो जाएगा, ये इसको भी लिख लो 1/4, 4 इंटू 4 इंटू 4 1/64 बेटा। यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा 13 3/4, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा 3/4, ये भी क्या हो जाएगा 3/4, तो ये 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 वो क्या हो जाएगा बेटा 27/64, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 27/64। ऐसे ही इनको भी सॉल्व करोगे, ये क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 और 3/4 इधर पे नीचे बना देगा, यहाँ पे 4 इंटू 4 इंटू 4 64, ऊपर क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 3, लेकिन ऐसा 3 बार हुआ है, तो क्या हो जाएगा फिर से ये भी 27/64, ऐसे करके सॉल्व कर लोगे। अगर नहीं बने बेटा, कुछ भी आगे डाउट आता है तो आप मेरे से बिल्कुल क्लियर कर सकते हो, मेरे से पर्सनल मैं जूम में भी आपको समझा दूंगा, भले आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो। और इन क्वेश्चंस की, ऐसे क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करनी हो बेटा, तो सेम हमारे ऐप में भी बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं, आप बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा तुम्हारे होमवर्क के लिए छोड़ूंगा, मैं समझना चाहता हूँ कि तुमने कितना किया, नहीं समझ में आएगा तो बेटा प्लीज मेरे से पूछ लेना, मेरे से इसका सोल्यूशन ले लेना, ठीक है। और भी नहीं समझ में आए जूम की लिंक ले लेना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स ड्रॉन इन अ रैंडम ड्रॉ ऑफ 3 बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट। भाई साहब विदाउट रिप्लेसमेंट आ गया, क्या कॉम्बिनेशन यूज करना ज्यादा बेटर है, ऑब्वियसली उसमें मुझे नहीं सोचना पड़ता कि पहले रेड फिर व्हाइट, क्या रेड की व्हाइट की व्हाइट की व्हाइट, ये सब मेरे को कॉम्बिनेशन नहीं बनाने पड़ते। विदाउट फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 4 व्हाइट बॉल्स एंड 6 रेड बॉल्स, कितनी रेड है 6 रेड, कितनी व्हाइट है 6, टोटल बॉल्स कितनी है 10 हो गई, टोटल कितनी बॉल्स हो गई 10 बॉल्स हो गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, तो बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका निकालना है, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल, तो x क्या हो जाएगा, व्हाइट बॉल इज ड्रॉन, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ड्रॉ ऑफ 3 बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट। अब 3 बॉल निकाली है, अब क्या हो सकता है x इक्वल टू 0, नो व्हाइट बॉल इज ड्रॉन, नो व्हाइट बॉल, फिर क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1, 1 व्हाइट बॉल, और ऐसे ही क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2, 2 व्हाइट बॉल, और क्या हो जाएगा बेटा x इक्वल टू 3, क्या हो जाएगा 3 व्हाइट बॉल्स। अब तुमको आता है, कैसे आता है बेटा, अगर आपके पास कभी भी ऐसी चीजें आए तो आप क्या कर लोगे, कॉम्बिनेशन है, ज्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। क्या जो बोल रहा हूं वो मान लो प्लीज, बड़ा भाई समझ के मान लो मेरी बात कि इधर पे कौन से केसेस लगाओ, कॉम्बिनेशन लगाओ। जैसे x इक्वल टू 0,
तो बेटा क्या बोल रहे हैं, नो व्हाइट बॉल। तो नो व्हाइट बॉल, टोटल व्हाइट बॉल कितने हैं, 4, इसमें से एक भी नहीं है। मल्टीप्लाइड वे सीक्वेंस है इसलिए कॉम्बिनेशन में बीच में मल्टीप्लीकेशन, क्या हो जाएगा इधर पे 6 रेड बॉल से, 6 रेड बॉल में से अब 3 बॉल निकाली है, व्हाइट तो एक भी नहीं आई, तो तीनों की तीनों क्या आ जाएंगी, रेड। और टोटल बॉल्स कितनी है 10, उसमें से क्या कर रहा हूं मैं, 3 बॉल निकाल रहा हूं। तो ये क्या है बेटा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, डायरेक्ट, आपको कोई समझने की जरूरत नहीं है वहां पे कैसे क्या क्या पहले पहले आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब 1 व्हाइट में क्या होगा, अब पहले व्हाइट फिर रेड रेड फिर रेड व्हाइट रेड या फिर रेड रेड व्हाइट। तो अब कैसे, कब तक ये सब मल्टीप्लाई, डायरेक्ट लिखो ना, एक व्हाइट चाहिए 4c1, बाकी अब 3 चाहिए थी टोटल, एक व्हाइट निकल आई तो 2 बची, 2 कहां से आएंगी बेटा, रेड से आएंगी। और टोटल में 10 बॉल में से 3 निकाल रहा हूं, इसको उठा के कैलकुलेट कर लो, खत्म। ये सब तुमको RWR RRW WRR ये सब करने की जरूरत कोई भी नहीं है, डायरेक्ट x इक्वल टू 2 में भी ऐसे ही कर लोगे, 4 में से 2 क्या आ जाए मेरी, व्हाइट आ जाए। लेकिन बेटा टोटल 3 निकालनी थी तो एक कहां से आएगी, 6 रेड में से एक आएगी। और टोटल बॉल्स कितनी है 10c3, समझते हो क्या, यहाँ पे x इक्वल टू 3 में क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 मतलब 3 व्हाइट, मतलब 4 में से 3 की 3 व्हाइट में उठा लूंगा बेटा, बाकी 6 जो बची थी मेरे पास रेड बॉल, उसमें से इस बार कुछ भी नहीं लेना है, और नीचे क्या हो जाएगा 10c3। समझ में आता है क्या, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये फंडा चल रहा है यहाँ पे। अगर आप अभी कॉम्बिनेशन नहीं लगाते तो आप x इक्वल टू 1 में क्या बनाते, एक व्हाइट मतलब व्हाइट WRR फिर RWR फिर RRW, वैसे ही x इक्वल टू 2 मतलब 2 व्हाइट WWR WRW और RWW, ये 3 केस उठाते, फिर इन 3 की प्रोबेबिलिटी निकाल के इनको ऐड कर रहे होते, जिसका कोई सेंस नहीं है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन लगाओ, सॉल्व कर दो, आसान पड़ेगा और छोटा होगा क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व करना, ठीक है। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इनको कैलकुलेट कर लोगे बेटा, एनसीआर का फॉर्मूला आना चाहिए, वो उठा के इनको कैलकुलेट करके आप क्या बना दोगे, अपना पीडी बना दोगे। पीडी कैसे बनता है, एक्सआई और सिर्फ पीआई, और कुछ नहीं बनाओगे। अगर उसने मीन पूछा है तब जाके आप एक और कॉलम बनाओगे एक्सआई पीआई, उसका सम कर दोगे तो मीन आ जाएगा बेटा। और उसके बाद अगर आपसे वेरिएंस भी पूछा होगा तो फिर आप क्या करोगे, एक्सआई स्क्वायर बनाओगे और दूसरा क्या बना दोगे, एक्सआई स्क्वायर पीआई। तुमको पता है क्या होता है वेरिएंस, एक्सआई स्क्वायर पीआई का समेशन माइनस समेशन ऑफ एक्सआई पीआई का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा रैंडम वेरिएबल अपना सॉल्व कर सकते हो। ये क्या है, चैप्टर नंबर 17 है, आर डी शर्मा में गिवन है। प्रोबेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो आगे की चीजें हलवा है, बायनोमियल और तुम्हारा पॉइजन नॉर्मल ये सब तुम्हारे लिए हलवा है। तो ये सारी चीजें आप कर लो, और जैसे ही आपको ये हो जाए, ये सारे क्वेश्चन जो अभी मैंने कराए पहले ये वीडियो से कर लो, उसके बाद बेटा आरडी शर्मा में जाओ, आरडी शर्मा में एक्सरसाइजेस दी हुई हैं। मैं प्रेफर करूंगा कि आप सीधे, अगर टाइम कम है तो सीधे सेकंड एक्सरसाइज करो 17 चैप्टर की, 17.2 कर लो तो मैं बन जाएंगी चीजें, ठीक है क्या। और अगर नहीं बनता है तो बेटा इन्फिनिटी मैथ्स के ऐप में ही इसके सोल्यूशन भी हैं, टेक्स्ट सोल्यूशंस भी दिए हुए, आप उनको भी जाके रेफर कर सकते हो। स्टडी मटेरियल के अंदर आरडी शर्मा सोल्यूशंस है, तो 17.2 के सोल्यूशन वहां से रेफर कर लेना। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है बेटा, आप मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हो। अब आपके बोर्ड्स में वैसे ही बहुत कम दिन बचे हैं, तो प्लीज यहाँ से मेरे साथ लगे रहना, और साथ के साथ सब कुछ सारे चैप्टर्स कवर करते चलना। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, मैं 24/7 आपके लिए अवेलेबल हूँ। अब यहाँ से बोर्ड्स तक बिल्कुल मेरे साथ करते चलिए सब कुछ, आपका पूरा का पूरा कोर्स मैं इस तरीके से ही करवा दूंगा, और प्लीज मेहनत करते चलिए, ठीक है। लास्ट का टाइम है, ऑब्वियसली अब आपने पूरे साल थोड़ा बहुत मस्ती मजाक कर लिया होगा, लेकिन ये टाइम अब मस्ती मजाक का नहीं है, आपको सीरियस होना पड़ेगा। आपको अपने नंबर ऑफ आवर्स जो है स्टडी के वो बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बेटा आप बहुत दिक्कत में आ जाओगे, अभी से 1 महीने बाद आपको कोई हेल्प भी नहीं कर पाएगा, ठीक है क्या। अभी अगर आप पहले 2 घंटे 4 घंटे पढ़ते थे, तो अब आ जाओ भाई 8-10 घंटे 12 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपके पास मैथ्स भी है, अकाउंट्स भी है, इको भी है, बीएसटी भी है, ठीक है। 4-4 5-5 सब्जेक्ट जब आपको खत्म करने, और हार्डली आपके पास 66 डेज बचे होंगे इंग्लिश के पेपर के लिए, तो आपको इंग्लिश के पेपर के लिए भी 5 दिन चाहिए। अप्रोक्सीमेटली आपके पास 60 डेज बचे, 60 डेज बचे। 60 डेज में आपको क्या करने हैं बेटा, 60 डेज में आपको 5 सब्जेक्ट खत्म करने, तो आपके पास बचा ही क्या है, 12 डेज पर सब्जेक्ट, और हर सब्जेक्ट में 15-15 चैप्टर तो कम से कम, तो टाइम बहुत कम है बेटा। सीरियस हो जाओ और पढ़ लो, खुद के लिए नहीं तो अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ लो थोड़ा सा, बहुत जरूरी है। क्योंकि यार वो तो आपसे सिर्फ एक ही उम्मीद करते कि हमारा बच्चा कैसे ना कैसे करके पढ़ ले, तो उनको धोखा मत दो और खुद को भी धोखा मत दो। ये टाइम आ गया है कि अब हमें पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, अगर अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है।
पहला चैप्टर प्रोबेबिलिटी मेरी तरफ से स्टार्ट हो चुका है। इसी वीक में बेटा प्रोबेबिलिटी और फाइनेंशियल खत्म करने का वादा किया था, बिल्कुल पूरा करूंगा। ये प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट पार्ट मैं आपको आज डिलीवर कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही मेहनत करते रहो और लगे रहो इन्फिनिटियंस, मैं आपके साथ हूँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय।